ओके। सो कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। सो मैं अनुज सर। तो टुडे मैं जो है आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी या यूं कह लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक कॉस्मोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, कॉस्मोलॉजी में आपको चलिए। तो कॉस्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी सो कॉस्मोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉस्मोस, यानी कि जो भी सेलेस्टियल बॉडी है और जो स्पेस है, जो सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, और जो स्पेस अराउंड है उनके बारे में पढ़ना। कॉस्मो की बात करें अगर हम, कॉस्मो कॉस्मोस ये आपका बनता है सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी एंड स्पेस से। सेलेस्टियल बॉडी, जो भी बॉडी स्पेस में घूम रही होती है या चल रही होती है या प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग कॉस्मो सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। पहली बार कॉस्मो के बारे में किसी ने स्टडी की थी तो वो थे ग्रेट एस्ट्रोनॉमर इजिप्ट, उनका नाम था क्लाउडियस 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 टोल्नी, ठीक है, क्लाउडियस टोल्नी। पी साइलेंट है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंशिएट कर लीजिएगा। क्लाउडियस टोल्नी, क्लाउडियस टोल्नी ने पहली बार 1400 एडी में 140 एडी में 140 एडी में फर्स्ट टाइम आप इन्होंने स्टडी किया था यूनिवर्स, ब्रह्मांड का कह सकते हैं, ठीक है। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है ब्रह्मांड विज्ञान। ओके, हिंदी अगर लिखा जाए ब्रह्मांड विज्ञान, तो हिंदी मीडियम के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान। तो अब मैं बता दूं ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और स्टेट पीसीएस प्री के लिए भी, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द वनडे एग्जामिनेशंस एंड स्टेट पीसीएस, ठीक है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में थोड़ा डिटेल आता है बेटा, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। यहाँ पे हम भी कोशिश करेंगे कि उस लेवल तक पहुंच पाए, लेकिन मेरा मोटो इस वीडियो को बनाने का बस इतना है कि वनडे एग्जाम्स के लिए है ये, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडी में क्या क्या आएगा? सेलेस्टियल बॉडी में सर आपका आता है स्टार, प्लैनेट्स प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, ठीक है, ये सब आपके सेलेस्टियल बॉडी में आते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम था, उसका नाम था जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। समझिएगा आप लोग, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। तो ये पूछा जाता है आपसे, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस इनके हिसाब से क्या था? इनके हिसाब से ये था कि अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडी आर मूविंग अराउंड इट। इस थ्योरी के हिसाब से क्या था? इस थ्योरी के हिसाब से था अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स and all other body and all other celestial body are moving around it. All other celestial body moving around it, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। इन्होंने कहा था सेंटर में अर्थ है और रिवॉल्व कर रहा है। देखिए, इन्होंने कहा था कि सेंटर में अर्थ है और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सन। आगे चल के मान लीजिए तो फेल भी हो गया, बट चूंकि पहला थ्योरी उन्होंने दिया था तो हमें पढ़ना होता है। तो सेंटर में अर्थ है और रिवॉल्व कर रहा है सन, ठीक है जी, इज इट क्लियर? और बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी दिए गए इनके बाद। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया कॉर्पनियस का, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा एड ऑन किया, ठीक है। कॉर्पनियस ने हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस दिया। इसके बाद जो सेकंड थ्योरी आई, बहुत सारी थ्योरी बट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है कार्पनियस। कार्पनियस ने 1543 एडी में 1543 एडी में इन्होंने एक थ्योरी दी। 1543 में इन्होंने थ्योरी दी, उसका नाम था हेलोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। हेलोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। इनके हिसाब से सन जो है वो सेंटर्ड में था
सन जो है वो सेंटर्ड में था और अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा था सन के चारों तरफ, जो कि आगे चल के माना भी गया। सन इज एट सेंटर, ही प्रपोज हेलियोसेंट्रिक which state that sun is at center of universe instead of earth। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ओके ओके जी। सो कॉस्मो में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी क्या है? अगर आप ध्यान दें तो सबसे फेमस जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, ये नाम आपको याद रखना है। हु प्रपोज्ड? जॉर्ज लमात्री। जॉर्ज लमात्री 1960 70 80, ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या कहा था? इनके हिसाब से पहले यूनिवर्स एक छोटा सा पॉइंट था, एक छोटा सा पॉइंट था और धीरे धीरे समय के साथ ये एक्सपेंशन हो। अकॉर्डिंग टू हिम 15 billion years ago there was a big heavy body made of heavy matter. Due to sudden explosion of their heavily body, normally matter came out of it and many celestial body was created as a result of। ठीक है, तो इन्होंने कहा था जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे बैलून है, मान लीजिए ये बैलून है और इस बैलून पे आप यहाँ पे डॉट्स बना दीजिए, बहुत सारे डॉट्स बना दीजिए और बाद में इस बैलून को अगर आप फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं तो आपके डॉट और फैल जाएगा दूर दूर तक। तो इसी तरह से इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि धीरे धीरे जो है यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है और जो पार्टिकल्स हैं या जो सेलेस्टियल बॉडी है वो दूर जा रहे हैं। तो गैलेक्सी इज ऑलवेज। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज गैलेक्सी या गैलेक्सी किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे गैलेक्सी किसको कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे इज अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टार। गैलेक्सी को कहेंगे ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारों का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ। तो गैलेक्सी इज अ लार्ज कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार इन विच देयर इज अ सेंट्रल बल्ज एंड 3 रोटेटिंग आर्म। देखिए गैलेक्सी का पैटर्न क्या होता है? गैलेक्सी का पैटर्न करें तो कुछ इस तरह से होता है। एक सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर। उसके बाद इसके 3 आर्म्स होते हैं, फर्स्ट आर्म्स, सेकेंड आर्म एंड थर्ड आर्म। ठीक है, ठीक है। सेंटर को हम लोग बल्ज कहते हैं, इसको हम लोग बल्ज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई ग्रेविटेशन होता है, स्टार मूव करते हैं इसके अराउंड और इसके चारों तरफ यहाँ मान के चलिए यहाँ पे स्टार्स होते हैं जो कि मूव करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सेंटर या बल्ज कहिए, ऐसे स्टार मूव करते हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, दिस इज आउटर लेयर या थर्ड लेयर, आउटर लेयर और थर्ड लेयर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्लाउड पाया जाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का फिजन होते रहता है, कह सकते हैं। ठीक है, फिजन होते रहता है और इसीलिए इसको हम लोग नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। ये ब्राइटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम नेबुला की बात करें तो यहाँ से जो फैक्ट याद रखना है आपको, फैक्ट याद रखना है वो याद रखना है कि ओरियन नेबुला इज द ब्राइटेस्ट एंड कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी सिस्टम। जब हम अपनी गैलेक्सी सिस्टम की बात करते हैं तो हम आकाश गंगा की बात करते हैं जिसमें हमारा पृथ्वी प्रेजेंट है। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम ये बात कहें कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका उससे नियरेस्ट कौन सी गैलेक्सी है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमीबा स्ट्रक्चर की गैलेक्सी है, अमीबा स्ट्रक्चर गैलेक्सी, ऐसी कौन सी गैलेक्सी है जो अमीबा की स्ट्रक्चर की है? अमीबा स्ट्रक्चर गैलेक्सी, उसका नाम है लेमन अल्फा बॉब्स। अगर हम ये कहें कि हमारे गैलेक्सी से नियरेस्ट कौन सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के सबसे पास की जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये हमारे गैलेक्सी यानी मिल्की वे से काफी करीब है। कितनी करीब है? 2.2 मिलियन ईयर,
2.2 मिलियन लाइट ईयर। लाइट ईयर, मैं आपको बता दूं कि 1 लाइट ईयर कितना होता है। 1 लाइट ईयर ये होता है आपका 9.4 इंटू 10⁵ मीटर। कहा जाता है कि अगर धरती से लाइट को छोड़ा जाए तो वो पूरे एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही आपका लाइट ईयर है। इसकी हम लोग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां से आपको एक और फैक्ट याद रखना है, MAST मस्त। ठीक है, दिस इज अ मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जो कि अगस्त 4 2015 में बनाया गया था। ये एशिया का सबसे बिगेस्ट सोलर टेलीस्कोप है और ये है आपका फतेह सागर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर। ये भारत में है, फतेह सागर सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप है। ये आपका एशियास बिगेस्ट सोलर टेलीस्कोप है। उम्मीद है ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। उदयपुर राजस्थान। ठीक है, चलिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट जॉन व्हीलर ने दिया था। ठीक है, रहस्यमय एक है जहां पे केवल न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और कोई भी चीज वहां जाती है तो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं बाहर, ऑर्बिट छोड़ देते हैं, केवल न्यूट्रॉन बचता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पास जाता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए इस यूनिवर्स में हम पहला जो टॉपिक और पहला जो पढ़ते हैं वो सन के बारे में पढ़ते हैं। सन, पहली सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। सन की जो एज है, सन की एज है 5 बिलियन ईयर। सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना न्यूक्लियर फिजन कहलाता है और इसी से जो है एनर्जी रिलीज है, हीट रिलीज होती है। सन की अगर हम डायमीटर की बात करें तो सन की डायमीटर होती है 30,92,000 किलोमीटर। याद रखिएगा 13,92,000 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं याद रखेंगे। सन की अगर हम सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर देखें तो सन के वैसे कई लेयर होते हैं, बट जो सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सन की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे इंटरनल लेयर होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं। सबसे इंटरनल को कोर कहते हैं, कोर, जहां पे टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कोर के बाद की जो लेयर है, इस लेयर को, सेकंड लेयर को हम लोग क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर कहते हैं। हिंदी में इसको वर्णमंडल भी कहते हैं। वर्णमंडल भी कहते हैं। क्रोमोस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 26% होता है। और इसी को हम लोग क्रोमोस्फेयर को एटमॉस्फेयर ऑफ सन भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर ऑफ सन किसको कहते हैं और आपको 4 ऑप्शन दिया जाए जिसमें से आपका क्रोमोस्फेयर हो तो आप क्रोमोस्फेयर को टिक मारेंगे। उम्मीद है यहां तक बातें समझ आ रही है। ठीक है, क्रोमोस्फेयर के बाद जो अच्छा एक चीज और, क्रोमोस्फेयर ये वाला जो हिस्सा, सॉरी ये वाला जो पार्ट है, ये क्रोमोस्फेयर हो गया। और क्रोमोस्फेयर के बाद वाला जो पार्ट होता है, ये इस पार्ट को हम लोग फोटोस्फेयर कहते हैं। फोटोस्फेयर कहते हैं।
प्रकाश मंडल कहते हैं इसको, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, हिंदी में इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। इसकी जो एवरेज टेम्परेचर होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, प्रकाश मंडल। ठीक है, याद रहेगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोमोस्फेयर और प्रकाश मंडल के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 21,000 किलोमीटर होती है, 21,000 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। प्रकाश मंडल के बाद जो बाहर का सरफेस अब होता है जिससे हीट प्रोड्यूस जो हमें दिखता है उसको हम लोग कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्रीट कहते हैं, क्रीट। इसकी टेम्परेचर होती है 5 लाख डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, केवल वो जो क्या कहते हैं उसको ग्रहण के टाइम ही देख सकते हैं, इसकी रोशनी धरती तक पहुंचती है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? आप बताइएगा कि सन धरती और सन के बीच में कितनी दूरी है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। यहां से जो फैक्ट आपको याद रखने वाली बात है, जो फैक्ट पूछा जाएगा एज, कंपोजिशन, आपसे कंपोजिशन पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोरोना पूछा जाएगा, उसका टेम्परेचर पूछा जा सकता है आपसे, ये आप याद रखिएगा। इसके स्ट्रक्चर, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर आपको याद होना है, एंड कोर आपको याद होना है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बातें समझ आ रही होंगी। इसके बाद हम चलते हैं प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स, ठीक है, ग्रह। ठीक है, ग्रह, अगर हम नॉर्मल बात अगर हम कहें तो अगर ये सन है, अगर ये सन है तो सन के बाद जो फर्स्ट प्लैनेट आपको दिखता है वो मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी। मरकरी के बाद आपका होता है वीनस। वीनस के बाद आपका होता है अर्थ। अर्थ के बाद आपका होता है मार्स। मार्स के बाद आपका एस्टेरॉयड बेल्ट आता है। एस्टेरॉयड बेल्ट आता है जिसमें छोटे छोटे सेलेस्टियल या कह सकते हैं रॉक टुकड़े पाए जाते हैं जो घूमते रहते हैं। ठीक है, लगभग 40,000 आसपास यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट को हम लोग क्षुद्र पेटी भी कहते हैं, 40,000 पाए जाते हैं। फिर जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर के बाद आपका आता है साटर्न। ठीक है, जुपिटर के पास आता है साटर्न, मैं यहां लिख देता हूं। जुपिटर के बाद आता है साटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, फिर आता है प्लूटो, बट प्लूटो को अब प्लेनेट नहीं माना जाता। ठीक है, आई होप क्यों नहीं माना जाता अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मरकरी से लेके मार्स तक के प्लैनेट को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं या इनर प्लैनेट कहते हैं। इनर प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज ये अर्थ जैसे होते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर सॉलिड से बना होता है, सॉलिड होता है इनपे। ठीक है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड होता है। कोई भी प्लैनेट है या नहीं उसको वेरीफाई कौन करता है? उसको करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। कोई प्लैनेट है कि नहीं, उसके लिए प्रमाणिकता कौन देता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये पूछा हुआ सवाल है। हर 5 साल पे इसकी मीटिंग होती है, और 2006 में जो मीटिंग हुई थी, प्राग समिट कहते हैं उसको। प्राग समिट में उन्होंने कुछ प्लैनेट होने के कुछ नए डिफिनेशन दिए गए। ठीक है, नए डिफिनेशन दिए गए। ठीक है, उस डिफिनेशन के अनुसार जो प्लूटो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था और उसको ड्राफ्ट प्लांट यानी बोना प्लांट कहा गया और उसको वहां से
आपके प्लैनेट सिस्टम से निकाल दिया गया। अगर हम प्लूटो की बात करें तो आपको बता दें, प्लूटो को हम लोग ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं, बौना प्लैनेट, ग्रह, बौना ग्रह। इसकी खोज 1930 में सैडिल टॉमबर्ग ने किया था। सैडिल टॉमबर्ग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो 24 अगस्त 2006 में 2500 साइंटिस्ट मिले 75 कंट्री के, उन्होंने न्यू डिफिनेशन दी। 2500 साइंटिस्ट मीट्स फ्रॉम 75 डिफरेंट कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू दैट प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। उन्होंने कहा था कि कोई भी प्लैनेट किसी भी अदर प्लैनेट की ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करेगा, जबकि प्लूटो ऐसा करता है। उम्मीद है आपको याद रहेगा, ठीक है जी। तो मैं एक बार आपसे फिर डिस्कस कर लेता हूं। सन के बाद आता है आपका मरकरी, मरकरी के बाद आपका आता है वीनस, याद रहेगा। वीनस के बाद आपका आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है आपका मार्स, मार्स के बाद बेल्ट आती है, ठीक है, मार्स। इसके बाद आपका आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है आपका साटर्न, ठीक है, साटर्न आता है। उसके बाद यूरेनस आता है और इसके बाद नेपच्यून आता है। जुपिटर के बाद से लेके नेपच्यून तक को हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं। इसको हम लोग जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। जोवियन प्लैनेट बिकॉज इट इज लाइक अ जोवियन प्लैनेट, बिकॉज ये जुपिटर जैसा होता है। दे डू नॉट हैव एनी सॉलिड स्ट्रक्चर, ओनली गैसियस कंपोजिशन। गैसियस प्लैनेट भी इन लोग कहते हैं। इज इट क्लियर? आई होप, उम्मीद करते हैं। फेयर इनफ।